हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। मैं सूरज शर्मा। आज के लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्लासिकल्स और नियो क्लासिकल्स के जो विचार हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से बटे हुए हैं, और क्लासिकल अप्रोच और नियो क्लासिकल अप्रोच में बेसिक डिफरेंस क्या है। और इसे जानने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसमें जो है वो किस तरीके का अध्ययन किया जाता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में अगर हम मुख्यतः देखें तो इसमें नाम आता है एडम स्मिथ का, इसमें नाम आता है डेविड रिकॉर्डो का, इसमें नाम आता है टी और मॉल्थस का। और अगर हम इन सभी को देखें, जे एस मिल, तो इन सब ने जिस तरीके के आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक विचारों का प्रतिपादन किया उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में देख सकते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। इन सभी अर्थशास्त्रियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो विश्लेषण किया उसको हम समष्टिपरक विश्लेषण या मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की संज्ञा दे सकते हैं। इसमें इन्होंने जो विश्लेषण किया उसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय तथा संपत्ति में वृद्धि का निर्धारण, यानी जिसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ बोलते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो राष्ट्रीय आय का विभिन्न सामाजिक वर्गों में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किस तरीके से वितरण होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमारा तात्पर्य उत्पादन में लगे हुए साधनों से है। उत्पादन में लगे हुए साधनों के रूप में हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि कैपिटल है, लेबर है, और आप इसमें टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं। प्लस आप देखें इसमें आपका जो है वो लैंड है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो नेशनल इनकम है उसका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। वो प्लस अगर हम देखें इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल, यानी इसका भी इन्होंने विश्लेषण किया कि सामान्य कीमत स्तर जो है वो बाजार में किस तरीके से निर्धारित होता है। इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और पॉपुलेशन ग्रोथ का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है, इन अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में प्रमुख रूप से देखा। और इस अध्ययन को हम समष्टिपरक अध्ययन की संज्ञा दे सकते हैं। जहाँ तक बात आती है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो ये ऑन द कंट्रेरी जो है इसमें अगर आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से जो है वो पीगू और मार्शल के जो हैं वो कृतियाँ आती हैं। और पीगू और मार्शल की जो कृतियाँ हैं उनको मुख्यतः आप बोल सकते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेटेड है। एक प्रमुख जो दोनों में समानता है वो ये है, क्यों हम नियो क्लासिकल्स को नियो क्लासिकल्स बोलते हैं, इज़ बिकॉज ऑफ द एजम्पशंस दैट इज़ रिलेटेड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो अगर हम देखें तो इन्होंने भी ये माना कि अर्थव्यवस्था जो है वो सदैव जनरली अगर हम सामान्य रूप से देखें तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो है वो संतुलन में रहती है, और इसीलिए हम इनको नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स या नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। अब इन्होंने जो अज़ूम किया कि एक इकोनॉमी में जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली फुल एम्प्लॉयड रहते हैं, उसकी वजह से अगर हम देखें तो इन्होंने जो एनालिसिस किया उस अपने एनालिसिस को रिसोर्स एलोकेशन तक ही लिमिटेड रखा। खासकर अगर हम नियो क्लासिकल्स की बात करें कि ये जो रिसोर्स एलोकेशन है वो किस तरीके से होता है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रोडक्शन में कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी और भूमि, इनका आवंटन किस प्रकार से होगा, और इसी तरीके से इनको जो मिलने वाला रेम्यूनरेशन है, जैसे कैपिटल को मिलने वाला रेम्यूनरेशन आपका प्रॉफिट हो गया, लेबर को मिलने वाला रेम्यूनरेशन वेज हो गया, भूमि को मिलने वाला जो रेम्यूनरेशन है वो रेंट या लगान हो गया। और इस तरीके से किस तरीके से ये रिसोर्स एलोकेशन होता है और उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपको नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें कि इन्होंने ये भी एनालाइज किया कि किस तरीके से जो है वो
इस प्रोडक्शन में जो है वो प्राइजेज़ जो हैं वो गुड्स और फैक्टर्स की रिलेटिव प्राइजेज़ वो कैसे डिटरमिन होती हैं, यानी वस्तुओं की जो कीमतें हैं और प्लस फैक्टर्स की जो कीमतें हैं। फैक्टर्स की कीमतें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कैपिटल हो गया, कैपिटल की जो रेम्यूनरेशन होगा, कैपिटल को जो मिलने वाला प्रतिफल है वो है प्रॉफिट, या उसको मिलने वाला इंटरेस्ट, कैपिटल को मिलने वाला इंटरेस्ट। तो ये कैसे डिटरमिन होगा कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना होगा, लेबर का जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, वो सारी एनालिसिस आपको जो है वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगी। और ये मेनली जो है वो आप देखें इसको तो ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो एजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का उसकी। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिंदी में अनैच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं, यानी यही वो बेरोजगारी है जो कि जिसको हम बेरोजगारी के रूप में देखते हैं। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कभी भी हम अनएम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स में नहीं जोड़ते, यानी जो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है उसको हम बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको हम बेरोजगारी के रूप में देखते हैं। और किस तरीके से जो एजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का क्लासिकल्स में और नियो क्लासिकल्स में, वो कैसे एक दूसरे के को प्रभावित करता है, आप देखिए। अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि जो एजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, वही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से क्लासिकल्स और नियो क्लासिकल्स जो हैं इकोनॉमिस्ट, वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ड्यूरिंग रिसेशंस, यानी मंदी के समय पर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है। खासकर अगर हम देखें इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो जो एक पूंजीवादी व्यवस्था हैं, उन पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में रिसेशन के समय में बड़ी मात्रा में अनैच्छिक बेरोजगारी क्यों देखने को मिली, इसका वो जस्टिफाई इसको नहीं कर पाए। क्यों जस्टिफाई नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी माना हुआ था कि सामान्यतः जो है वो रोजगार जो है वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो संतुलन में रहती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी का जो फुल यूटिलाइजेशन है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रोजगार में संतुलन में है, फिर भी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसका फुल यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाए, नियो क्लासिकल्स इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। और इसीलिए इनके लिए पॉसिबल नहीं था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना ट्रेड साइकिल्स के लिए। क्यों ये उच्चावचन जो हैं वो आते हैं, अगर हम आर्थिक गतिविधियों को देखें, क्यों कभी रिसेशन आता है, क्यों कभी बूम आता है, इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए। कि अगर अर्थव्यवस्था में हम देखें कि अगर हम इधर समय को लें और इधर अगर हम एक इकोनॉमी की ग्रोथ को लें, तो ये ग्रोथ रेट्स में जो है वो उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, इनकम में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, और इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए। जो सबसे बुरी चीज़, जो वर्स्ट थिंग थी, वो ये थी कि नियो क्लासिकल्स ने जो है वो कोशिश करी कि जो इकोनॉमिक रूल्स इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ पे लगते हैं, यानी जो माइक्रो लेवल पर जो इकोनॉमिक रूल्स लगते हैं उसको इन्होंने मैक्रो लेवल पर लगाने की कोशिश करी। और इस वजह से जो है इनके जो आर्थिक विश्लेषण था वो कहीं ना कहीं जो है वो सीमित रह गया। और इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर से हम देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं पीगू की, और पीगू ने जो इसकी व्याख्या करी वो किस प्रकार से करी कि रिसेशन अगर इकोनॉमी में रिसेशन है और आप जो है उस रिसेशन को दूर करना चाहते हैं, और इस रिसेशन की वजह से अगर बड़ी मात्रा में जो है वो बेरोजगारी फैली हुई है और इस बेरोजगारी को आप दूर करना चाहते हैं, तो कैसे किया जा सकता है। तो ये इसके लिए उन्होंने जो उपाय सुझाया वो ये उपाय सुझाया कि आप जो है वेज रेट में कमी करिए, यानी वेजेस में कमी करिए। और वेजेस में कमी जब आप करेंगे तो आपका जो वेज फंड है उससे आप ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएंगे और ज़्यादा लोगों को रोज़गार पे ला सकते हैं। तो वेज रेट में कमी के द्वारा इन्होंने रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो है वो उपाय सुझाया। अब ये जो उपाय है ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री को देखकर ये सुझाव दे रहे हैं। अगर एक इंडस्ट्री की या एक फर्म की अगर हम बात करें तो उसका जो है अगर कोई भी वेज फंड होगा और अगर मान लीजिए कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है तो वो
वेज रेट को कम करके अपने पुराने वेज फंड से जो है वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसको अगर आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू कर देंगे और सब जगह मजदूरी की दरों में कमी कर देंगे, वेज रेट में कमी कर देंगे, तो जो आपका जो नेशनल इनकम का जो एक कंपोनेंट है जिसको आप वेजेस बोल रहे हैं, जो कि मजदूरों को मिल रहा है, इसमें बहुत ही भारी गिरावट आएगी सभी अगर आप उद्योगों को या सभी फर्मों को आप जोड़ दें। और इससे क्या होगा, इससे इससे जो किन्सियन रेवोल्यूशन आया, किन्सियन रेवोल्यूशन ने ये बोला कि इसकी वजह से क्या होगा, आपके एग्रीगेट डिमांड में बहुत तेज़ी से कमी होगी, क्योंकि लोगों की आय में जो है वो बहुत तेज़ी से कमी होगी। और वेजेस जो हैं वो नेशनल इनकम का एक काफ़ी बड़ा पार्ट है। और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में कमी आने की वजह से ये जो रिसेशन है, ये रिसेशन और गहरा हो जाएगा, और इस रिसेशन में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी, और ज़्यादा बेरोजगारी फैलेगी, और ज़्यादा जो है वो बिना बिका माल पड़ा रह जाएगा, और ये समस्या जो है जस की तस रहेगी, और रोजगार का स्तर जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो ये जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात जो पीगू ने, और खासकर अगर हम इसको क्लासिकल्स और नियो क्लासिकल्स के फ्रेमवर्क में देखें, तो ये जो वेज रेट में कमी का जो उपाय था वो 1930s की मंदी में भी काम नहीं कर पाया। और इसीलिए इस महामंदी के बाद जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक जो रूल्स हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में लागू करने के बजाय ज़रूरत महसूस होने लगी कि मैक्रो इकोनॉमी या समष्टि अर्थशास्त्र में समूची अर्थव्यवस्था के लिए हमको अलग तरीके के जो है वो इकोनॉमिक रूल्स को अपनाना पड़ेगा, और हमको अलग अप्रोच से देखना पड़ेगा। और इस वजह से जो है अगर आप देखें तो 1936 में केन्सियन रेवोल्यूशन के बाद जो है वो इकोनॉमिक्स को जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के रूप में देखा जाने लगा। थैंक यू सो मच आपका जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, और इसके जो है किस तरीके से केन्सियन रेवोल्यूशन ने जो है वो इसके जो सब्जेक्ट मैटर है उसको जो है बहुत हद तक चेंज किया, और सब्जेक्ट मैटर को जो है वो लेकर के आया। थैंक यू सो मच।